गुड मॉर्निंग क्लास HR शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी TGT PGT के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगस्त में हमारी TGT PGT की परीक्षा होगी। तो इसमें हमने पहला चैप्टर उठाया है जेनेटिक्स। तो एक तरह से ये भी एक रिवीजन सीरीज़ है। तो आप लोग जो है इस रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से आप लोग रिवीजन करिए, केवल इस पर जो है ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और आप लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक, तो इसमें हो सकता है कि मैं दोनों में हिंदी और इंग्लिश में जो है डिस्कस करूँगा। तो जो हिंदी वाले हों हिंदी में समझ लें और इंग्लिश वाले हों इंग्लिश में समझ लें। तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंडल ने जो है किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सहलग्नता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा लिंकेज। ठीक, अब जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म, अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। अब इन्होंने किसकी खोज की थी? आनुवंशिकता की खोज की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर यानी गार्डन पी के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो कहाँ इन्होंने प्रयोग किया था? गार्डन पी पे, उद्यान पे। ठीक, उद्यान मटर पर किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम उद्यान मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था? तो जिसे ध्यान रखना यहाँ पे, ये 7 प्रकार के, कितने थे? 7 प्रकार के। यहाँ पे ये देखिए 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था। और जो इन्होंने उसके बाद जो है नियम दिया, तो उसमें सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ये इन्होंने 3 नियम दिए थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, किसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ठीक, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें हमारे जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल का जन्म कहाँ में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक, मेंडल वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे की कितनी जो है तद्रुप प्रजनन किस्मों का चयन किया गया था? ठीक, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज ऑफ पी प्लांट्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मतलब 7। ठीक, तो मेंडल द्वारा उद्यान मटर पाइवस सटाइवम के पौधे पे 7 जो है तो 2 प्रजननों किस्मों का यानी ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज़ का चयन किया गया था। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो तुलनात्मक तदृश रूप भिन्नता और लक्षण प्रबलता और अप्रबल। ठीक, तो जो फूलों का रंग था, पहले प्रबल में बैंगनी था, फिर अप्रबल में सफ़ेद था। यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। और फूलों की स्थिति कितनी थी? एक्सिलरी थी और टर्मिनल थी, और तने की लंबाई की थी, लॉन्ग थी, और ड्रॉप था, और कच्ची फली का रंग हरा था, पीला था, पकी हुई फली की आकृति फूली हुई थी, फूली। ठीक, और ये बीजों के बीच जो है दबी हुई अर्थात सिकुड़ा हुआ था। तो बीजों की जो आकृति थी गोल थी, झुर्रीदार थी, और बीज पत्रों का रंग पीला था, हरा था। तो इसको आपको हम जो है इंग्लिश में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे जो इन्होंने। तो सबसे पहले जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें यहाँ पे देखिए जो ये इसको हम बोलेंगे हाइट बोल देंगे, यहाँ पे लक्षण सिम्टम्स। और इसमें जो है ये हमारा डोमिनेंट हो जाएगा और ये हमारा रिसेसिव हो जाएगा। ठीक, तो इसमें फ्लावर ऑफ पोजीशन में सबसे पहले क्या होगा? एक्सिलरी होगा, फिर टर्मिनल होगा। ठीक, फिर कलर इसका कैसा होगा? यहाँ पे वायलेट होगा और वाइट होगा, फिर लॉन्ग होगा, फिर टॉप होगा, फिर यहाँ पे ग्रीन होगा, फिर येलो होगा। ठीक, फिर यहाँ पे जो फूली हुई यानी इनफोल्डेड, फूली हुई को इनफोल्डेड बोलेंगे, और इसको जो है कंस्ट्रक्टर, दबी हुई को कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अब इसमें जो है बीजों की आकृति कैसी होगी यानी सीड ऑफ शेप। तो इसमें जो है ये राउंड होगी और ये आपका रिंकल्ड होगी। अब जो है सीड ऑफ कलर कैसा होगा? तो येलो होगा और ग्रीन होगा। तो यहाँ पे फ्लावर ऑफ कलर हो गया। ठीक, यहाँ पे जो है पॉट कलर हो गया, और सीड शेप हो गया, और सीड कलर हो गया। ठीक, मेंडल ने अपने जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इन फार्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे
गार्डन पे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेंडल ने अपने जो चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो हमारा क्या था? गार्डन पे था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मटर के लक्षण में कहें विच विन ऑफ द करेक्टर पी वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। ठीक, ये कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण को मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जो है बीज के रंग का। यहाँ पे जो है सीड कलर। अब इसमें मटर के में पौधों का बौना पड़ना यानी इन पी डॉर्मेंस ऑफ प्लांट इज, तो हमारा इसमें से हो जाएगा रिसीसिव करेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला रिसीसिव करेक्टर। अब अगला क्वेश्चन है, मेंडल्स वर्क जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पाइवस सटाइवम। यहाँ पे देख सकते हैं पाइवस सटाइवम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। तो हमारा हो जाएगा डिहाइड्रेट क्रॉस। कौन हो जाएगा? द्विसंकर क्रॉस। डिहाइड्रेट क्रॉस को क्या बोलेंगे? द्विसंकर क्रॉस बोलेंगे। अब इसमें कि मेंडल के दूसरे नियम यानी स्वतंत्र अभिवन को क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नियम को दर्शाया था किसमें? द्विसंकर क्रॉस द्वारा। ठीक, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइड्रेट क्रॉस, डिहाइड्रेट क्रॉस। स्वतंत्र अभिवन के नियमानुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों को वंशानुगत एक साथ अध्ययन किया जाता है तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। 2 लक्षणों की वंशानुगत से संबंधित अध्ययन द्विसंकर क्रॉस की सहायता से किया जाता है। एक क्रॉस द्वारा एक लक्षण की वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रूव्ड बाई। मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का निष्कर्ष कैसे प्रसंस्करण सिद्ध हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा द्विगुण यानी डिहाइड्रेट क्रॉस। ठीक, अपने प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सी बीज चुने? फॉर डी हाइब्रिड क्रॉस विच ऑफ द सीड वाज चूजन बाय द मेंडल। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। कौन सा सही हो जाएगा? राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। अब इसमें क्या हुआ था कि एक गुण संग्रहणों के बाद मेंडल ने अपने द्वारा चुने गए 7 आनुवंशिक लक्षणों में से 2 लक्षणों की वंशागत का अध्ययन करने के लिए मटर में द्विगुण संकरण प्रयोग किए ताकि वंशागत में विभिन्न लक्षणों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ किया जा सके। उन्होंने इसके लिए 2 शुद्ध नस्ली पैतृक पौधों में संकरण किया जिनमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी बीज पत्रों यानी कॉटिलेडनस वाले गोल राउंड बीज बनते हैं तथा दूसरे में हरे बीज पत्रों वाले झुल्लीदार रिंकल बीज बनते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात बाय प्रदर्शन। इसमें द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, तो 3:1 होगा। कौन सा होगा हमारा? 3:1 होगा। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसको। मेंडल ने एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लंबे जो पौधे थे उनको टीटी स्कैपल और बौने पौधे स्मॉल टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया जिसमें निम्न परिणाम प्राप्त हुए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने 2 प्रकार के पौधे लिए, एक टीटी स्कैपल टीटी और स्मॉल टीटी। ठीक, अब इसमें उन्होंने जो है क्रॉस कराया तो फिर जो है यहाँ पे इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं। F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 आया है और जो F2 पीढ़ी पौधे का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आया यहाँ पे। If F1 generation P plant obtained by crossing pure red and white flowers is self-fertilize the genotype, ratio of its offspring would be, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें C, 1 प्योर रेड रेशियो 2 इनप्योर रेड रेशियो 1 हाइट। यदि एक शुद्ध लाल व सफ़ेद पुष्प के संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी के मटर के पौधों में स्वनिषेचन होता है तो इसकी संतत में जीनोटाइप का अनुपात जो है शुद्ध लाल, अशुद्ध लाल व सफ़ेद होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, द एलील्स ऑफ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ ऑफ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन दिस स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो जाता है कि मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार संकर सदस्यों में अप्रबल लक्षणों का विकास नहीं होता है परंतु इसका कारण यथावत शुद्ध रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब अप्रबल लक्षणों का कारक प्रबल लक्षणों के कारक से अलग होता है तो ये अपने लक्षण को अभिव्यक्त कर देता है। ये निष्कर्ष मेंडल F2 पीढ़ी के कुछ पौधों में नाटी तनिक लक्षण के फिर प्रकट हो जाने के आधार पर निकाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधों में नर व मादा युग्मक बने, उनमें से आधे 50% लंबे तने का, आधा 50%
जो है इसमें जो है आधे जो उन्होंने F1 पीढ़ी के सभी पौधों में नर तथा मादा युग्मनज बने, उसमें आधे 50% जो लंबे तने के बने थे और 50% नाट्य तने के कारक बनाया गया था। इन पौधों में इन बीजों में से जो है 1/4 यानी 25% दोनों कारक नाट्य तने के, 1/4 25% में, और दोनों कारक लंबे तने के तथा आधे 50% लंबे व नाट्य दोनों लक्षणों को एक साथ कारक दिए गए। इसलिए F2 पीढ़ी के पौधों में 25% तने के लिए शुद्ध नस्ली, 25% तने के लिए शुद्ध नस्ली तथा 55% के लिए 50% के लिए तने के लिए जो है परंतु संकर पौधों में इस प्रकार सिद्ध हुआ कि F2 पीढ़ी के सदस्यों के लक्षण F1 पीढ़ी के पौधों में उपस्थित कारकों पृथक्करण वियोजन पर आधारित है। इस पृथक्करण के नियम को युग्मिक शुद्धता यानी प्योरिटी ऑफ जेनेटिक्स का नियम कहते हैं। एक्सो क्रोमोसोम एबनॉर्मल, अब अगला क्वेश्चन हमारा है जो है एक्सो क्रोमोसोम असामान्यता यानी एक्सो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इज, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। इसमें लिंग गुणसूत्र यानी सी क्रोमोसोम की संख्या एक की कमी होती है, अर्थात 45 गुणसूत्र 44A प्लस एक्सो होते हैं। इस प्रकार जो है व्यक्ति नपुंसक स्त्री होते हैं, इन्हें हिजड़ा यानी जो है कहा जाता है। ठीक, कह रहे हैं कि इसमें जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। इसमें लिंग गुणसूत्र जो होते हैं 6 क्रोमोसोम की संख्या में एक की कमी आती है, अर्थात 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 44 प्लस एक्सो होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जो है नपुंसक स्त्री होते हैं। ठीक, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कितनी होती है 45 होती है। टर्नर सिंड्रोम का लक्षण क्या है, एक्सो जो है टर्नर सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सो हेट्रोक्रोमोसोम। एक्सो ये टर्नर सिंड्रोम is a human abnormality in which of the affected individuals are phenotypically females but have rudimentary sex organ and mandatory glands is caused by absence of। कहने का तात्पर्य है कि मानव में पाई जाने वाली असामान्यता जिसे टर्नर लक्षण कहते हैं प्रभावता। व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है 1 क्रोमोसोम। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं सी XY एंड XS, XY एंड XS बोथ होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बोथ हो जाएगा। कह रहे हैं जो मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष के भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डॉर्फिमिज्म यानी 23 जोड़ी गुणसूत्रों में भिन्नता के कारण विकसित होती है। इसलिए 23 जोड़ी में गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। माता पिता में जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं ये पुत्र बनता है, जिससे XS गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्री बनती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा A एंड B बोथ। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ए में क्या है सेक्स डिटर्मिनेटेड बाय क्रोमोसोम, बी में 22 प्लस XX इज अ फीमेल एंड 22 प्लस XY इज अ मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बेबी इज डिपेंड्स ऑन, तो टाइप ऑफ स्पर्म होगा इसमें। ठीक, क्या होगा टाइप ऑफ स्पर्म। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में शिशुलिंग निर्धारण निर्भर करता है इसमें शुक्राणु के प्रकार पर। मनुष्य में शिशुलिंग निर्धारण शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स युक्त शुक्राणु से होता है तो युग्मनज अर्थात जायगोट में लिंग गुणसूत्र एक्सेस होते हैं और इसमें बनने वाली संतान पुत्री होती है। अर्थात इसके विपरीत अंडाणु का निषेचन वाई युक्त शुक्राणु द्वारा होता है तो युग्मनज में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। और इससे बनने वाली संतान पुत्री होती है। इसके विपरीत यदि अंडाणु का निषेचन वाई युक्त शुक्राणु द्वारा होता है तो युग्मनज में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं और इससे बनने वाली संतान पुत्र होती है। मनुष्य में जो है शिशुलिंग निर्धारण शुक्राणु पर निर्भर करता है। यदि अंडाणु का निषेचन X युक्त शुक्राणु से होता है तो युग्मनज अर्थात जायगोट में लिंग गुणसूत्र XS होते हैं और इससे बनने वाली संतान पुत्री होती है। इसके विपरीत यदि अंडाणु का निषेचन वाई युक्त शुक्राणु द्वारा होता है तो युग्मनज में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं और इससे बनने वाली संतान पुत्र होता है। मनुष्य में शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक, तो हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का शुक्राणु नर गैमीट होता है। इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वृषण में होता है। यह अगुणित होता है जिसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज 2n+1, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 2+1। कहने का तात्पर्य है कि त्रिगुणसूत्रा में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2n+1 होती है। गुणसूत्र के किसी एक जोड़ी संख्या में परिवर्तन यानी असुगुणिता कहलाता है। जब किसी एक जोड़ी गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इस स्थिति में त्रिगुणसूत्र यानी ट्राइसोमी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण है अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात जोड़ियों के गुणसूत्र का एक दूसरे से अलग न हो पाना। कई
जो है उदाहरण है ए, कई गुणसूत्रों की गुणसूत्र तुलना। डाउन सिंड्रोम 21 जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पटाव सिंड्रोम 13वीं जोड़ी इसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जनन गुणसूत्रों की त्रिगुणसूत्रता होती है। क्लाइफेटर सिंड्रोम में 3 गुणसूत्र यानी XXY की उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है द फार्मूला ऑफ ट्रिपल मोनोसिमिक यानी त्रिग एक सूत्री के लिए गुणसूत्र कौन सा है? तो 2n - 1 - 1 - 1 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ये बटा। जब द्विगुणित अवस्था में उपस्थित कुल गुणसूत्रों में से किसी एक जोड़े से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो ये एक सूत्री कहलाता है। ये 2 जोड़ों में एक गुणसूत्र कम होता है तो 2 एक सूत्री व 3 जोड़ों में एक गुणसूत्र कम होने पर ये त्रिगुणसूत्री कहलाता है। एक सूत्री क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं 2n - 1। एक सूत्री क्या होता है 2n - 1 - 1 और त्रिगुणसूत्री क्या होता है 2n - 1 - 1 - 1। द्विगुणित जीव जिसमें एक जोड़ी का एक गुणसूत्र नहीं अर्थात 2n - 1 कहलाता है। डिप्लॉइड organism having one chromosome of a single pair missing 2n - 1 is called monosemic। यहाँ पे हमारा मोनोसेमिक हो जाएगा। बार का किसमें उपस्थित होती हैं? बार बॉडीज आर एब्सेंट इन टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडीज मैमल्स फीमेल की जो है सोमैटिक सेल्स में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है जो कि निष्क्रिय होता है, अतः इसकी संख्या संपूर्ण गुणसूत्रों में से एक होती है। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम होते हैं वह इसकी जो संपूर्ण गुणसूत्र संख्या 45 होती है 2a + XO, अतः इसमें बार का अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? बार बॉडीज आर एब्सेंट इन टर्नर सिंड्रोम। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम इज एन अबनॉर्मली लीडिंग टू मेंटल डिफिशिएंसी कॉज्ड बाय ट्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 18। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में उत्पादन यानी म्यूटेशन से होने से होता है। इसमें 18वें गुणसूत्र पर अधिकता हो जाती है जिससे संतत मानसिक रूप से विकसित हो जाती है। ये रोग ट्राइसोमिक यानी कहलाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ बार बॉडीज जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। An abnormality in men who are always sterile due to improper development of testes because of an additional X chromosome is known as। पुरुषों में होने वाली एक अपसमानता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्तन न होने के कारण सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर संरक्षण यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है कि मियोसिस के समय नॉन डिसफंक्शनल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी 47XXY सबसे सामान्य कारण है। इस रोग में अविकसित जनपद होते हैं जिसमें व्यक्ति नपुंसक होता है। इस रोग में नर व्यक्ति में बार बॉडी उपस्थित होती है। अब अगला गायनोकेमिस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखी जा सकती है ये यहाँ पे। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 प्रायः XXY होते हैं। इनका शरीर लगभग समान पुरुषों जैसा होता है लेकिन एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं, वृषण भी नहीं बनते, अतः ये सिंड्रोम नपुंसक होते हैं। प्रायः इनमें स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में गायनोकोमिस्टिया कहते हैं। औसतन 500 पुरुषों में से एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। आज हमने 30 क्वेश्चंस जो TGT PGT में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।